हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम जो कवर अप कर लिया है, अब पार्ट 2 हम कवर अप करेंगे। सही है। बेसिकली जो पार्ट 2 का जो बिगिनिंग होता है वो आपका होता है द आइडियल किंगडम से। सही है, द आइडियल किंगडम से। देखिए बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, मतलब आपका बेसिकली 3 बेसिक पॉइंट में जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है। सही है। पहला आपको बोला गया है डिवाइन लाइट। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया एब्सोल्यूट पीस और उसके बाद सोवरेनिटी। ठीक है, पहले हम पढ़ने वाले हैं आपका डिवाइन लाइट के बारे में क्या बोला गया। ठीक है, डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट का मतलब क्या, व्हाट डज द टर्म डिवाइन लाइट मीन? समथिंग दैट इज ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंट। ओके, समथिंग दैट इज ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंट, उसको हम बोलते हैं डिवाइन लाइट। सही है। देखिए पहले जो है जो क्रॉनिकलर्स थे, जो कोर्ट के क्रॉनिकलर्स थे, उनका मतलब एक क्या बोल सकते हैं, एक हैबिट था हम बोल सकते हैं, या फिर एक टाइप का मेथड ये यूज करते थे कि मतलब ये डिफाइन करते थे कि जो मुगल कोर्ट या फिर मुगल एम्पायर के जितने भी पावर्स हैं वो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम गॉड। सही है, मतलब एक गॉडली एग्जिस्टेंस बोलने का वो लोग मतलब क्या कोशिश करते थे। सही है, यहाँ पे वही मेंशन किया गया। कोर्ट क्रॉनिकलर्स ड्रू अपॉन मेनी सोर्सेज टू शो दैट द पावर ऑफ द मुगल किंग्स केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। सही है, क्या शो करते थे? दैट पावर ऑफ द मुगल किंग्स केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। ठीक है, ये वो लोग का डिपिक्शन था, और डिपिक्शन करने के लिए वो लोग बहुत सारे सोर्सेज पे रिलाई करते थे। ठीक है, जिसमें से पहला अपने यहाँ पे थोड़ा इंस्टेंस दिया गया है, बोला गया वन ऑफ द लेजेंड्स दे नरेटेड वाज दैट ऑफ द मंगोल क्वीन एलैंक्वा। ठीक है, एलैंक्वा हु वाज इम्प्रेग्नेटेड बाय अ रे ऑफ सनशाइन व्हाइल रेस्टिंग इन हर टेंट। ठीक है, यहाँ पे एक जो एलैंक्वा बोल के जो है एक मुगल क्वीन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, मंगोल क्वीन के बारे में बताया जा रहा है, जो मतलब जो प्रेग्नेंट हो गई थी बाय द रेस ऑफ द सन। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब थिंकिंग कैसा था उस टाइम पे। ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप ऑफ थिंकिंग था कि एक मतलब सूरज के किरणों से जो कोई प्रेग्नेंट हो जा रहा है। सही, तो वो मतलब मानना था हम लोग का। ठीक है, तो मतलब ये सब कुछ हम बोल सकते बेसिक एग्जाम्पल्स थे जिनके मतलब जिनको को रिलाई करके जो है जो मुगल कोर्ट के जो क्रॉनिकल्स थे या फिर क्रॉनिकलर्स थे, ठीक है, वो मतलब कंक्लूजन पे आते थे। ठीक है, कि जो मुगल एम्पायर से मुगल किंग्स के जो पावर है वो डायरेक्टली कम फ्रॉम गॉड। सही है, ये वहाँ पर मान्यता। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है जो अबुल फजल थे, ठीक है, उस टाइम के जो मतलब कोर्ट में जो ऑथर थे या फिर हम बोल सकते हैं वो कोर्ट में कोर्टियर थे हम बोल सकते हैं। सही है, जो अबुल फजल थे वो मुगल किंग्स को मतलब हाईएस्ट स्टेशन इन द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिसीविंग लाइट इमेनेटिंग फ्रॉम गॉड। ठीक है, मतलब वो मुगल एम्पायर को जो है या फिर मुगल एम्परर्स को जो है मतलब जो हायरार्की है उसमें सबसे हाईएस्ट रखे थे। हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ रिसीविंग डिवाइन लाइट्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसके मतलब उसके बेस पे जो है जो मुगल किंग्स थे उनको सबसे ऊपर रखा गया था। ठीक है, अब अबुल फजल मतलब रखे थे यहाँ पर मेंशन किया गया। सही है, इसको बोला जाता था फरी इजाजी इजादी। सही है, फरी इजादी इसको बोला जाता है। सही है, फरी इजादी ये मेंशन किया गया FARR फरी इजादी। इसके बाद बोला गया ही वॉज इंस्पायर्ड बाई फेमस ईरानियन सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावादी who first developed the idea of a hierarchy in which the divine light was transmitted to the king who then became the source of spiritual guidance for his subject। मतलब इनका जो आइडिया था, ठीक है, ये किससे इंस्पायर हुए थे, है ना? अबुल फजल किससे इंस्पायर हुए थे? अबुल फजल वाज इंस्पायर्ड बाय अ सूफी, ठीक है, जिनका नाम था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। सही है, मतलब वो हायरार्की का आइडिया को डेवलप किए थे कि जो किंग्स जो है वो मतलब डिवाइन पावर ऑब्टेन करते हैं और अपने जनरेशन में जो उसको धीरे धीरे स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया। उसके बाद आपका आता है एब्सोल्यूट पीस। सही है, ये हमारा डिवाइन लाइट का कॉन्सेप्ट गया। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट पीस पे। सही है, आप पढ़ेंगे हम लोग एब्सोल्यूट पीस। एब्सोल्यूट पीस मतलब क्या? शांति, है ना? तो मतलब उनको मानना था अगर एक किंगडम को आइडियल होना है, सही है, अगर एक किंगडम को आइडियल होना है तो पहले डिवाइन लाइट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जो किंग है वो मतलब अल्टीमेट सोर्स है अथॉरिटी का, और हम बोल सकते हैं उनको मतलब उनको एक डिवाइन ओरिजिन दिया गया था। ठीक है, बाय द क्रॉनिकलर्स जो है उनको एक डिवाइन ओरिजिन दिया गया था। सही है, तो पहला आपका डिवाइन लाइट, दूसरा आपका एब्सोल्यूट पीस, और जो सेकेंड आता है एक आइडियल किंगडम
को क्रिएट करने में जो सेकंड जो हो सकता है प्रिंसिपल आता है वो आपका होता है एब्सोल्यूट पीस। अगर शांति नहीं रहेगा तो इंटरनल डिस्प्यूट्स बढ़ते जाएंगे, है ना, और अगर इंटरनल डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं तो जो एम्पायर है वो कोलैप्स कर जाएगा। सही है। पीस के बारे में क्या बोला है, मुगल क्रॉनिकल्स प्रेजेंट द एम्पायर एज कंप्राइजिंग मेनी डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। ठीक है, जो मुगल जो एम्पायर्स है उसमें जो मतलब बहुत सारे जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैं। सही, तो उनके आइडियाज भी डिफरेंट थे। ठीक है, तो अबुल फजल जो थे डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ सुल ई कुल। ठीक है, ये एब्सोल्यूट पीस का मतलब होता है सुल ई कुल। ठीक है, ये आपका एब्सोल्यूट पीस का मतलब होता है। ठीक है, सुल ई कुल एज द cornerstone of enlightened rule। ठीक है, इन सुल ई कुल ऑल रिलीजियस एंड स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए सुल ई कुल क्या बोलता है कि जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, जितने भी रिलीजियस हैं, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, दे हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट ऑन अ सर्टेन कंडीशन। ठीक है, ऑन अ सिंगल कंडीशन दैट दे विल नॉट fight with each other on any circumstances। Okay, this was the first criteria। Okay, and this was first and the last criteria, we can say this was the only criteria that they won't fight with each other at any circumstances। Okay, यहाँ पे वही मेंशन किया गया। अब हम तीसरा आते हैं सोवरेनिटी। सही, तीसरा हम पढ़ते हैं सोवरेनिटी। ठीक है, देखिए देखते हैं इसमें क्या बोला है। Abul Fazl defined sovereignty as a social contract। The emperor protects the four essence of his subjects। देखिए sovereignty मतलब देखिए जो emperor है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इन रिटर्न क्या मांगता है, ओबीडियंस एंड फ्लो ऑफ रिसोर्सेज हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो emperor है वो अपने सब्जेक्ट्स के फोर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स को तो क्या बोलते हैं सेफ गार्ड करता है। ठीक है, एंड इन रिटर्न क्या मांगता है, ओबीडियंस एंड फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। सही है, और शेयर ऑफ रिसोर्सेज हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो फोर एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स क्या क्या है, मतलब फोर ऑब्जेक्ट्स, उनके सब्जेक्ट्स के फोर बेसिक ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं यहाँ वो मेंशन किया गया है। देखिए लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर एंड फेथ। ठीक है, लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर और चौथा है फेथ। ठीक है, इनके जो है इनके जो उस टाइम के जो बेस्ट जो लैंग्वेज था उनमें भी बोला गया है जन मल नामस दिन। ठीक है, जन मल नामस दिन। सही है, लाइफ का मतलब होता है जन, प्रॉपर्टी मतलब मल, ऑनर मतलब नामस, फेथ मतलब दिन। ठीक है, ये सब जो बेसिक टर्म्स थे, मतलब या फिर बोल सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जिसको जो है जो किंग्स या फिर जो एम्परर्स होते थे वो प्रोटेक्ट करते थे, और इन रिटर्न वो क्या मांगते थे, ओबीडियंस फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स एंड द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज और द शेयर ऑफ रिसोर्सेज। शेयर ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली मीन्स द पेइंग ऑफ टैक्सेस। ओके, तो वही बोला गया। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल्स एंड कोर्ट्स। ठीक है, द आइडियल किंगडम का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कवर कर लिया। अब हम पढ़ते हैं दी कैपिटल्स एंड कोर्ट्स। सही है, इसके लिए इसको हम कवर करते हैं कैपिटल्स एंड कोर्ट्स। कैपिटल्स एंड कोर्ट्स। सही है, अब हम इसको कवर अप करेंगे। देखिए अब जो एक मेजर एसेंस था हम बोल सकते हैं मुगल कैपिटल या फिर कोर्ट्स का, वो क्या था, मतलब एक फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग था। ठीक है, 16th और 17th सेंचुरी के अराउंड जो है जो कैपिटल सिटीज थे वो बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हुए थे, ड्रामेटिक चेंज हुए थे। ठीक है ना, मतलब शिफ्ट किया गया था बहुत सारा। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज इट्स कैपिटल सिटी। बात तो सही है, किसी भी एम्पायर का उसका जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, जहाँ से ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, दिल से क्या फ्लो करता है, ब्लड। पर उनके लिए ब्लड क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका ब्लड होता है ना। वहाँ से जितने भी बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव टास्क जो फ्लो करते हैं उसको मतलब हम बेसिकली बोल सकते हैं द हार्ट ऑफ द सिटी, हम हार्ट ऑफ द एम्पायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल सिटी जो है उस टाइम का हार्ट ऑफ द एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, जहाँ पे कोर्ट असेंबल करता था। ठीक है, और जो मतलब बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ था 16th-17th सेंचुरी में, जो मैंने आपको भी बताया। बाबर टुक ओवर लोधी कैपिटल ऑफ आगरा। ठीक है, बाबर जो है लोधी कैपिटल ऑफ आगरा को लिया था। ड्यूरिंग द 1560s अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड विद रेड स्टैंड क्वारिड फ्रॉम द एडजॉइनिंग रीजन्स। ठीक है, in the 1570s he decided to build a new capital। ठीक है, around 1570s he decided to build a new capital at फतेहपुर सिकरी। ठीक है, कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में। द इनॉर्मस आर्च गेट, जिसको हम आज बुलंद दरवाजा बोलते हैं। ठीक है, बुलंद दरवाजा मैंने व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट्स,
कंस्ट्रक्शन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलंद दरवाजा, टू सिग्निफाई द विक्ट्री ओवर द गुजरात, है ना। यहाँ पे बोला गया अकबर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वाइट मार्बल टॉम फॉर शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट टू द मैजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क एट सिकरी। ठीक है, अकबर क्या किए थे, कमीशन किए थे, मतलब पे किए थे हम बोल सकते हैं, या फिर वो फंड दिए थे, ठीक है ना, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइट मार्बल टॉम फॉर शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, इन 1585 द कैपिटल वॉज ट्रांसफर टू लाहौर। ठीक है, देखिए 1570 में क्या हुआ था, कैपिटल फतेहपुर सिकरी को बनाया गया था। ठीक है, फिर अराउंड जो है 1585 में जो है लाहौर में ट्रांसफर कर दिया गया था। क्यों किया था, टू ब्रिंग नॉर्थ वेस्ट अंडर ग्रेटर कंट्रोल। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट को अपने कंट्रोल में लाने के लिए जो है फतेहपुर सिकरी से अपना कैपिटल हटा के लाहौर में लेके चले गए थे हमारे जो उस टाइम के जो रूलर थे, बेसिकली अकबर का यहाँ बात किया जा रहा है। ठीक है, फिर जो है अराउंड 1648 द कोर्ट आर्मी एंड हाउस होल्ड मूव फ्रॉम आगरा टू अ न्यूली कंप्लीटेड इंपीरियल कैपिटल शाहजहानाबाद। ठीक है, अब आगरा से हट के कहाँ चले गए हम लोग, शाहजहानाबाद पे चले गए थे वो लोग। सही है, इट वॉज न्यू एडिशन टू द ओल्ड रेसिडेंशियल सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, विद द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ट्री लाइंड एस्प्लेनेड विथ द बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी, 237 बाजार्स, मतलब वहाँ पे क्या क्या था वही बोला जा रहा है। ठीक है, सही ना, उस मतलब शाहजहानाबाद में क्या क्या था वही सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक, उसके बाद आपका आता है द मुगल कोर्ट्स फिजिकल अरेंजमेंट फोकस्ड ऑन द सोवरेन मिरर्ड हिज स्टेटस एज द हार्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब बोला गया है जो किंग का स्टेटस है ना, या फिर जो किंग का स्टेटस है वही मतलब सोसाइटी का हार्ट है। ठीक है ना, यहाँ वही मेंशन किया गया। द फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन टू द रूलर इंडिकेटेड द पर्सन स्टेटस इन हायरार्की। ठीक है, बिसाइड्स देयर वेयर एक्सप्लिसिट प्रोटोकॉल्स दैट गवर्न डिप्लोमेटिक इनवॉइस एट द मुगल कोर्ट। देखिए क्या बोला, द फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन टू द रूलर इंडिकेटेड द पर्सन स्टेटस इन द हायरार्की, मतलब कौन सा जो पर्सन, कौन सा इंसान जो है किस टाइप का सैल्यूटेशन प्रोवाइड कर रहा है किंग को। ठीक है, वो उसका स्टेटस डिटरमाइन करता था। ठीक है, द टाइप ऑफ सैल्यूटेशन यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द पर्सन हम बोल सकते हैं। सही है, ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज एनिवर्सरी ऑफ एक्सेशन टू द थ्रोन, ईद, सभी बारात एंड होली, द कोर्ट वॉज फुल ऑफ लाइफ। मतलब बोला गया है होली, सभी बारात, ईद, ये सब मतलब बहुत ही अच्छे तरह से जो है सेलिब्रेट किया जाता है उस टाइम पे। ठीक है ना, कोर्ट मतलब बोला गया था कोर्ट वॉज फुल ऑफ लाइफ, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो हम बोल सकते हैं क्या वो ग्लोरियस टाइप का मतलब सेलिब्रेशन उस टाइम हुआ करता था। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले अब पढ़ने वाले हैं द गिफ्ट्स एंड टाइटल्स। सही है, मतलब गिफ्ट्स एंड टाइटल बेसिकली क्या रोल प्ले करते थे उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे वो बताया जाएगा। देखिए हम जानते हैं ग्रैंड टाइटल्स वेर अडॉप्टेड बाय द मुगल एम्पेरर्स एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन और आफ्टर अ विक्ट्री ओवर एन एनिमी। मतलब ये एक बोल सकते हैं बहुत पहले से ही जो है ये प्रथा चलते आ रहा है। ठीक है ना, कि जो किंग अगर जीतता है तो उसको एक ग्रैंड टाइटल दिया जाएगा। ठीक है, मतलब वो क्यों किया जाता था, उसका पावर या फिर उसको सुप्रीम दिखाने के लिए, है ना। तो मतलब यही बात यहाँ बोला गया। तो जब किंग जीतता था तो उसको किंग या फिर जो एम्परर जब जीतता था तो उसको एक टाइटल दिया जाता था। सही है, द ग्रांटिंग ऑफ टाइटल्स टू मेन ऑफ मेरिट वॉज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल पॉलिटी। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। टाइटल्स कुड बी अर्न और पेड फॉर। अ कोर्टियर नेवर अप्रोच टू एम्परर एम्प्टी हैंडेड इन डिप्लोमेटिक रिलेशन। जो कोर्टियर है, जो अकबर या फिर अकबर थे या फिर जो बाबर थे, उनके कोर्ट में जो कोर्टियर रहा करते थे वो कभी भी जो है अप्रोच नहीं करते थे एम्परर को विथ एन एम्प्टी हैंड। ठीक है, उनको लिए कुछ ना कुछ लेके जाते थे, तो इसको हम गिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, गिफ्ट या फिर हम बोल सकते हैं, हाँ गिफ्ट हम बोल सकते हैं। सही, तो उनको जो गिफ्ट बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है मतलब एक टाइप का रिचुअल था उस टाइम का कि हाँ मैं खाली हाथ नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है, उनके सामने मैं खाली हाथ कैसे आ सकता हूँ। ठीक है, एक टाइप जो गिफ्ट है एक टाइप का हम बोल सकते हैं ऑनर करने के लिए, किंग को ऑनर मतलब इट वॉज एन ऑनर टू द किंग। ठीक है, हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं साइन ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट, यहाँ पे बोला ही गया है। अब हम पढ़ते हैं द इम्पेरियल सेटअप। सही है, अब हम पढ़ने वाले हैं द इम्पेरियल सेटअप। ठीक है, मतलब जो हम तो इसके पहले जो कौन पीपल है उसके उनके हाउस होल्ड के बारे में, ठीक है, वो मतलब उनके लिविंग कैसे मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में हम जानते थे। अब हम यहाँ पे क्या जानेंगे, जो इम्पेरियल सेटअप था, मतलब जो एम्पेरर्स थे उनका हाउस होल्ड कैसा था। ठीक है, थोड़ा बहुत हम इसमें ग्लिम्स देखेंगे। सही है, तो क्या बोला गया था इम्पेरियल सेटअप में, इम्पेरियल सेटअप में पहला आता है, पहला दिया गया हाउस होल्ड। ठीक है, हम घर गृहस्थी के बारे में जानेंगे कि उस टाइम पे जो मतलब कितने फैमिली मेम्बर्स हुआ करते थे एम्परर के, मतलब क्या फिर किंग के
फैमिली में, ठीक है, वो हम जानेंगे। द मुगल हाउस होल्ड कंसिस्टेड ऑफ द एम्परर्स वाइफ्स एंड कॉन्क्यूबाइंस, हिज नियर एंड डिस्टेंट रिलेटिव्स एंड फीमेल सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, ठीक है, उसका वाइफ, कॉन्क्यूबाइंस, ठीक है, हिज नियर एंड डिस्टेंट रिलेटिव्स, जो रिलेटिव्स थे वो रहा करते थे, फीमेल स्लेव्स और फीमेल हम बोल सकते हैं एंड वाइफ्स, नॉट वाइफ स्लेव्स, सॉरी, फीमेल स्लेव्स एंड फीमेल सर्वेंट्स, ठीक है। पॉलीगमी वॉज प्रैक्टिस वाइडली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली अमंग द रूलिंग ग्रुप्स, पॉलीगमी प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक है। मैरिज वॉज अ वे ऑफ सीमेंटिंग पॉलिटिकल रिलेशनशिप एंड फॉर्जिंग अलायंसेस, ठीक है, हाँ ये हम जानते हैं, ठीक है, बहुत पहले से पढ़ते हैं, जो मैरिज है एक जरिया था, ठीक है, अलायंसेस बढ़ाने का, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रेंडशिप बढ़ाने का, या फिर अपना टेरिटरी एक्सपेंड करने का, ठीक है, एक टाइप का जरिया था। The gift of territory was often accompanied by the gift of a daughter in marriage. सही है। In the Mughal household, a distinction was maintained between wives who came from royal families, begums, and the other wives, aghas, who were not of noble birth. मतलब एक टाइप का डिस्टिंक्शन मेंशन किया गया था, ठीक है, कि जो नोबेल वाइफ्स है या फिर जो हम बोल सकते हैं जो नोबेल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको बेगम बुलाता था, ठीक है, और जो मतलब नोबेल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे उनको अगहस बुलाता था, ठीक है, तो उनके बीच में एक डिस्टिंक्शन मतलब क्या बोलते हैं मान के चला जाता था, सही है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर आपको बोला गया है ऑफिशियल्स एंड रिक्रूटमेंट्स, ठीक है, मतलब ऑफिशियल्स को कैसे रिक्रूट किया जाता था, सही है। वन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द मुगल स्टेट वॉज इट्स कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर्स, also referred to by historians collectively as the nobility, ठीक है, which was recruited from diverse ethnic and religious groups. For members of the nobility, imperial service was a way of acquiring power, wealth and highest possible reputation. देखिए ये जो ऑफिसर्स थे, ठीक है ना, किसी भी एम्पायर के जो ऑफिसर्स होते हैं हम बोल सकते हैं, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव आपको टास्क मतलब आपको कुछ रूल्स बोल दिए गए, रूल्स रेगुलेशन मतलब हम क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और उसको इनैक्ट कौन करेगा, उसको मतलब एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो ये जो ऑफिसर्स होते थे, ठीक है ना, ये एक टाइप का मतलब देखिए अगर हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट में ब्लड जाने से काम नहीं ना होगा, हार्ट में ब्लड जाएगा, उसके साथ जो वाल्व होता है, ठीक है ना, वाल्व होता है, वो वाल्व होना चाहिए, बेसिकली हमारे हार्ट में 4 वाल्व होता है ना, तो वाल्व एक्चुअली यहाँ पे हम रेफर कर सकते हैं, ये क्या ऑफिसर्स जिसको बोला गया, ठीक है, ऑफिसर्स एक टाइप का वाल्व थे जो कि मतलब जो ब्लड को पंप करते थे, ठीक है, हम बोल सकते हैं मतलब एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स है जो भी जितने भी टास्क थे उसको एग्जीक्यूट करते थे, तो जो अफसर्स हैं हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सही है ना, यहाँ पे वही मेंशन किया गया। तुरानी एंड ईरानियन नोबल्स वेयर प्रेजेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट फेज ऑफ कार्विंग आफ्टर पॉलिटिकल डोमिनियन, ठीक है, तुरानी और ईरानियन नोबल्स बहुत पहले से ही थे। टू रूलिंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंटर्ड द इंपीरियल सर्विस फ्रॉम 1560 ऑनवर्ड्स, द राजपूत्स एंड इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन के जो बोल सकते हैं जो ऑफिसर्स थे वो मतलब अराउंड यहाँ पे मेंशन किया गया है 1560 के बाद जो है मतलब इंपीरियल सर्विस में आए थे, ठीक है, राजपूत्स और द इंडियन मुस्लिम्स। Iranians gained high offices under Jahangir, whose politically influential Queen Nur Jahan was an Iranian, ठीक है। The nobles participated in military campaigns with their armies and also served as officers of the empire in the provinces. मतलब एक तरफ तो वो बोल सकते हैं आर्मी में भी मतलब हेल्प करते थे, ठीक है ना, अगर मिलिट्री में भी हेल्प करते थे और अपने एग्जीक्यूटिव काम में भी हेल्प करते थे, ठीक है, हम बोल सकते हैं डिफेंस और एग्जीक्यूटिव दोनों काम उनका था, ठीक है। Each military commander recruited, equipped and trained the main striking arm of the Mughal army, the cavalry, ठीक है, जो मिलिट्री कमांडर था उसका यही काम था ट्रेनिंग देने का, ठीक है, जो कैवेलरी है उसको जो है ट्रेनिंग देने का, ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया। फिर आपका बोला गया, अब बात करते हैं रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। द मीर बख्शी सुपरवाइज द कॉप्स ऑफ कोर्ट राइटर्स, वाकिया नवीज जिसको हम बोलते हैं, हु रिकॉर्डेड ऑल एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड टू द कोर्ट एंड ऑल इंपीरियल ऑर्डर्स फरमान, ठीक है, कौन, द मीर बख्शी सुपरवाइज करता था द कॉप्स ऑफ कोर्ट राइटर्स जिसको हम बोलते हैं वाकिया नवीस का काम क्या था, मतलब ये राइटर्स के ग्रुप को बोला जाता था वाकिया नवीस, कोई सिंगल आदमी नहीं है, पूरा जो राइटर्स का ग्रुप हुआ करता था उसको बोला जाता था वाकिया नवीस, जिनका काम क्या था कि इन्फॉर्मेशन को मतलब नोट डाउन करना, ठीक है, और इनको कौन सुपरवाइज करता था, आपका मीर बख्शी, सही है। द अखबारात contained all kinds of information such as attendance at the court, grant of offices and titles, diplomatic missions, presents received और the enquiries made by the emperor about the health of an officer, ठीक है। तो जो अखबारात था इसे मतलब जो हम बोल सकते हैं जो सोशल जो इन्फॉर्मेशन थे या फिर जो हम बोल सकते हैं जो डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन थे यहाँ पे वो सब रखे जाते थे, ठीक है। फिर यहाँ बोला गया आपका द मुगल क्रॉनिकल्स यूजुअली पोर्ट्रेट द एम्परर एंड हिज कोर्ट एज कंट्रोलिंग द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस डाउन टू द विलेज लेवल, ठीक है। क्या बोला गया, द मुगल क्रॉनिकल्स
chroniclers usually portrayed the emperor and his court as controlling the entire administrative apparatus down to the village level। ठीक है, मतलब क्या बोला गया, जो क्रॉनिकलर्स थे वो मुगल कोर्ट और मुगल एम्परर को मतलब ऐसे दिखाए हैं ताकि मतलब ऐसे इंडिकेट किए हैं जिससे पता चले कि जितने भी मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो वही लोग हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं हाईएस्ट लेवल से लेकर लोएस्ट लेवल तक। ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया। कुछ टेक्निकल इसकी वजह से जो मैं अब जो वीडियो मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं, नहीं रिकॉर्ड पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सही है, तो मतलब आज ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और जिसके बाद जो बस एक और सेक्शन बच गया बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, वो हम पार्ट 3 में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा जो है डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। ठीक है, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं पार्ट 3 में जो है इसको कवर अप कर दूंगा। सही है, बेसिकली आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 3 में जो मैं इसको कवर अप कर लूँगा। सही है।